माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो हम अपने इस मैटर अराउंड अस प्योर जो कि हमारे 9th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, इसकी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंड दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ आवर लेक्चर सीरीज इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से आपको फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। तो देखिए हमने पढ़ा था कि मैटर हमारे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज़ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमने पढ़ा था कि जो सब्सटेंस हमारे एक ही तरह के पार्टिकल्स है विच कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर नॉन टू बी प्योर सब्सटेंसेस। और मिक्सचर जो कि हमारे दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स या फिर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। उसके बाद फर्दर हमारे प्योर सब्सटेंसेस दो पार्ट में क्लासीफाई हुए थे। जो हमारा क्या था, पहला हमारा एलिमेंट और दूसरा हमारा क्या था, कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं जो कि एक ही तरह के एटम से बने हों। और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं हमारे जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बने हों, उनको हम बोल देते हैं कंपाउंड। अब देखिए जो हमारा मिक्सचर था, मिक्सचर भी हमारा दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हुआ था। वो हमारा पहला होमोजीनियस और दूसरा हमारा था हेट्रोजीनस मिक्सचर। उसके बाद जो हमने कंपाउंड में पढ़ा था, कंपाउंड में क्या पढ़ा था हमने कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होने पे, और वो भी किस तरीके से, केमिकली कंबाइन होने पे और बाई फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, मतलब मास की प्रोपोर्शन फिक्स रहनी चाहिए, तो वो क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। उसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था जैसे कि वाटर हो गया, H2O हो गया। कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है कंपाउंड की, कि हम कंपाउंड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको अगर अलग करना चाहें तो हम उसमें फिजिकल मेथड अप्लाई करें तो उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारा वाटर है, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, हमारा H2O होता है। तो H2O हमारा किससे बना है, हाइड्रोजन। किससे बना है हमारा, हाइड्रोजन, और O मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके हमारा क्या बना है, वाटर बना है। अब बात ये है कि अगर मुझे ये H2O जो है हमारा, अगर मुझे इसको तोड़कर वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली फॉर्म में मुझे लाना होगा तो कोई भी फिजिकल मेथड अप्लाई कर दूंगा मैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। जैसे कि मैंने फिजिकल मेथड आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एवोपरेशन। सॉल्ट और वाटर को अलग करने का मेथड था हमारा एवोपरेशन। इस तरीके का कोई भी फिजिकल मेथड अगर हम कंपाउंड में लगाएंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में हम उसको वापस नहीं ला सकते। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। मींस जो H2O की मेरी प्रॉपर्टी होंगी वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होंगी। कहीं से कहीं तक इनसे मैच नहीं होगा। हो सकता है कभी मैच हो जाए एक दो प्रॉपर्टी, लेकिन जनरली कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके जनरल जो एटम पेरेंट एटम होता है उससे अलग होती हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो है, हमारा जो कंपाउंड होता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं उसके पार्टिकल्स। तो ये थी हमारी कंपाउंड की बात। आज के जो लेक्चर में हमें पढ़ना है, आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, पहला हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मेटल और नॉन मेटल है इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, इसको एक तरीके से रिवीजन के तौर पे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद आती है हमारी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस पढ़ेंगे। ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इंटेक्स के जो NCERT इंटेक्स के क्वेश्चन है, जितना भी अब तक पढ़ा है उसके बेस पर मैं इंटेक्स के जो क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है हमारी मेटल वर्सेस नॉन मेटल, मतलब मेटल और नॉन मेटल का हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, फर्स्ट पॉइंट है मेलेबल एंड डक्टाइल। मतलब मेटल जो होता है मेरा मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। मीन्स कि मेटल को हम थिन शीट में भी चेंज कर सकते हैं बीट करके, और उसको फोर्स लगा के वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा मेलेबल और डक्टाइल। जबकि नॉन मेटल हमारा मेलेबल और डक्टाइल नहीं होता है, नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल बट ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल नेचर का होता है। बेटा ब्रिटल क्या होती है, बिल्कुल आपका लिए नया वर्ड हो सकता है ये, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटल नेचर क्या होता है। ब्रिटल नेचर होता है कि जो हो तो बहुत हार्ड तो हो, लेकिन अगर उसको ब्रेक किया जाए तो वो एकदम से ब्रेक भी हो जाए। जैसे कि हमारा NaCl, अब तो देखिए जो हमारा सॉल्ट आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन जो पहले अगर आपने देखा हो कि उसके मोटा मोटा हमारा सॉल्ट आता था, तो
उसको अगर हम ब्रेक करते तो वो एकदम से सॉल्ट हमारा बिखर जाता था। जैसे सेंधा नमक के जो सॉल्ट आता था, जो बाज़ार में खुला बिकता था सॉल्ट, तो जो अगर उसको ब्रेक करो हैमर से तो वो बहुत छोटे छोटे बारीक पार्टिकल में हमारा बिखर जाता था एकदम से। होता तो हार्ड था लेकिन ब्रेक करने पे एकदम ब्रेक हो जाता था। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? ब्रिटिल। क्या बोलेंगे उसको? ब्रिटिल। तो नॉन मेटल जो होता है हमारा किस नेचर का होता है? ब्रिटिल नेचर का होता है। पहला पॉइंट आया समझ में। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, जो मेटल होता है हमारा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो मेटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का दोनों का ही गुड कंडक्टर होता है। क्या मतलब? कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बढ़िया तरीके से पकड़ के रखता है, कंडक्ट करता है, अपने थ्रू पास करा देता है, और हीट है, हीट को भी एब्जॉर्ब बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है। इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ से देखिए, जो हमारे वायर बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो कॉपर के वायर होते हैं या एल्युमिनियम के वायर होते हैं, तो दोनों ही हमारे मेटल हैं। तो देखिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यूज़ होते हैं हमारे। उसके बाद हीट के लिए जो हमारे कुकिंग में बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, तो वो हमारे किसके बने होते हैं? मेटल के बने हुए होते हैं जनरली। तो वो हमारे हीट को बहुत अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे हमारा खाना, फूड जल्दी से पक जाए। तो इसलिए हमारा मेटल किसके लिए क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद नॉन मेटल बिल्कुल इसका उल्टा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत कम कंडक्ट करते हैं ये। मैंने क्या बोला? जनरली मतलब कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे कि हमारा डायमंड और ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शनल केस है। डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हमारा हीट का। डायमंड किसका होता है? हीट का गुड कंडक्टर। और ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जबकि दोनों ही ये नॉन मेटल हैं हमारे। तो जो हमारा डायमंड होता है, डायमंड हमारा हीट को बहुत बढ़िया तरीके से कंज्यूम कर सकता है। और जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करा सकता है, एज अ कंडक्टर वर्क कर सकता है। किस तरीके से? जो हमारे वॉल क्लॉक होती हैं, वॉल क्लॉक में जो हमारे सेल डलते हैं, बैटरी सेल जो डलते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ग्रेफाइट बोलते हैं। तो वो हमारा कंडक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ग्रेफाइट हमारा क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए हैं नॉन मेटल के। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे, मेटल जो होता है लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। मतलब मेटल ज़्यादातर शाइनी होता है। आप देखिए कॉपर को देखिएगा, अगर कॉपर को हम सनलाइट में रखेंगे तो वो एकदम से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और शाइन करेगी उसकी सरफेस। तो मेटल किस नेचर का होता है? हमारा शाइनी नेचर का होता है, और लस्ट्रस बोलते हैं जिसको। और वहीं नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस होते हैं, जिनको हम डल भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? कि मेटल हमारा सोनरस होता है और नॉन मेटल हमारा नॉन सोनरस होता है। सोनरस क्या होता है? सोनरस होता है कि मेटल की एबिलिटी होती है कि वो रिंग कर सके। अगर मान लीजिए कोई हमारा लोहे का वेसल है, आयरन का वेसल है, और उस पर हमने हैमर से बीट किया तो उसमें आवाज़ आएगी नहीं रिंगिंग की। ऐसे ही हमारा नॉन मेटल है, मान लीजिए कोयला है, कोयला क्या है? कार्बन है, उस पर अगर हम बीट करते हैं तो रिंगिंग की आवाज़ तो नहीं आती उसमें से। तो इसका मतलब नॉन मेटल हमारे सोनरस नहीं होते, मेटल हमारे सोनरस होते हैं। तो ये था हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में, जो कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या बताया था? होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया था वो मिक्सचर जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिल्कुल यूनिफॉर्मली बढ़िया तरीके से मिक्स होते हैं, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग नहीं दिखते हैं एक दूसरे से, मतलब कोई बीच में बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो होते हैं हमारे होमोजीनस मिक्सचर। और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो कि बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग ही दिख जाते हैं मिक्सचर में, वो होते हैं हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब देखिए इसमें फर्स्ट डिफरेंस क्या है? फर्स्ट डिफरेंस हमारा यही है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। मतलब जितना भी उसमें मास मिला लो हम, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पूरी कंपोजिशन कहीं से भी ले लो, उसके मास में पूरी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी। मान लीजिए मैं सॉल्ट को मिक्स कर रहा हूँ एक ग्लास ऑफ वाटर में, तो जितना ऊपर की सरफेस वाला पानी खारा है उतना ही नीचे की सरफेस वाला पानी मेरा खारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ज़्यादा खारा है नीचे कम खारा होगा, या नीचे ज़्यादा खारा है ऊपर ज़्यादा खारा होगा। खारा मतलब नमका। और इसी को बोलते हैं हम कि वो हमारा जो
मिक्स हो रहा है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा है, उसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन ये जो होता है हमारा, ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, इसकी कंपोजिशन हर जगह एक सी नहीं रहती है। कैसे, मान लीजिए मट्टी को मैं उसमें मिक्स कर रहा हूँ वाटर में, क्ले को या सैंड को, किसी को भी मिक्स कर रहा हूँ वाटर में, मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक उसको रख देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो जो सैंड है, क्ले है, वो पानी में, वाटर में नीचे बैठ रहा है और वाटर हमारा ऐसे कि ऐसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए उसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर अलग है नीचे अलग है, सारी क्ले तो नीचे चली गई और ऊपर है नहीं क्ले, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो नहीं है उसकी। तो इस वजह से क्या होता है, नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉट हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब जो सेपरेशन की बाउंड्रीज होती हैं वो विजिबल नहीं होंगी। मीन्स अगर मैं शुगर या फिर सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहा हूँ तो क्या होगा, हमारा शुगर और सॉल्ट जो है पूरी तरीके से वाटर में मिक्स हो जाएगा, अलग नहीं दिखेगा। मिक्स होने के बाद क्या हमको दिखता है वाटर में कि यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल है, यहाँ पे शुगर का पार्टिकल है, नहीं, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, तो उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी दोनों पार्टिकल्स के बीच में। लेकिन इसमें क्या होता है विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, मतलब इसमें सेपरेशन की बाउंड्रीज विजिबल रहती हैं कि सेपरेशन आपको दिखेगा। मान लीजिए मैं चॉक को उसमें वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो चॉक के पार्टिकल्स अलग दिखेंगे और वाटर मेरा अलग दिखेगा, तो उसमें विजिबल बाउंड्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद है मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट कांट बी सीन ईजली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मैंने अभी यही बताया कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसका ईजली नहीं देख सकते आप। इवन अगर हम बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ही हमें शायद दिख पाए, जिसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वरना जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी हम इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। लेकिन इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से दिख सकते हैं। देखिए ये तीनों पॉइंट हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड में एग्जाम्पल सेट कर लो कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है हमारा चॉक एंड वाटर। ये एग्जाम्पल अगर आप माइंड में सेट कर लेंगे तो ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। मान लीजिए चॉक एंड वाटर है, पहला पॉइंट आपको याद आ जाएगा कि इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है। चॉक एंड वाटर है तो आपको दूसरा पॉइंट याद आ जाएगा कि इसकी बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन भी नहीं होता है और इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसी सॉल्ट सॉल्यूशन को आप याद रखेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स भी आपको इसके याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का डिफरेंस। उसके बाद मैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा देता हूँ, जितना अभी तक आपको मैंने दोनों लेक्चर्स में पढ़ाया है, इससे पहले वाले लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में, उसके बेसिस पर जो भी हमारे इंटेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के बनने हैं वो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस मैंने आपको बताया है क्या होता है। प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंसेस। तो देखिए प्योर सब्सटेंसेस कुछ बुक में सिर्फ ये भी पूछा है व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंसेस और कुछ बुक्स में पूछा है एनसीईआरटी बुक में व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस। तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करना है इसके आंसर में। आई इतनी बात समझ में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्राई टू सेग्रीगेट द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। कुछ हमें यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ थिंग्स दे रखी है और इनमें हमें बताना है कि इसमें हमारा कौन सा मिक्सचर है और कौन सा हमारा प्योर सब्सटेंस है। तो पहला है हमारा बच्चों डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है बेटा बिल्कुल प्योर वाटर। और मैं आपको इसका सही से रियल मतलब बता देता हूँ। एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन, उसमें और ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक मैंने अभी पहले लेक्चर में आपको प्रोसेस बताया था सॉल्ट को वाटर से अलग करने का, एवोपरेशन। तो उसमें क्या कर रहे थे हम, वेसल को, जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को वेसल में लेके सनलाइट में रख रहे थे। तो क्या हो रहा था, सनलाइट से हमारा वाटर क्या हो रहा था, एवोपरेट हो रहा था और वेसल में हमारा सॉल्ट बच रहा था। अब वो जो हमारा एवोपरेटेड वाटर है, जो हमारा वेपर बनना है वाटर, उस वाटर को क्या करेंगे हम,
कूल डाउन कर देंगे, किसी भी तरीके से उसको कूल डाउन करेंगे तो वाटर वेपर वापस से किस में चेंज हो जाएंगी, हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। अब वो जो लिक्विड मिलेगा हमें, लिक्विड वो मिलेगा फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, मतलब उसमें नाम मात्र की भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, बिल्कुल प्योर वाटर मिलेगा। उसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर। तो देखिए, अब देखिए डिस्टिल वाटर जो हमारा बरसात का पानी होता है, रेनी वाटर होता है, वो भी एक तरीके से डिस्टिल वाटर होता है। और जो हमारे इन्वर्टर बैटराज होते हैं उसके अंदर भी वाटर डालने की ज़रूरत पड़ती है हमें। बैटराज में वाटर डालते हैं तो उसमें कौन सा वाटर डलता है? डिस्टिल्ड वाटर डलता है। डिस्टिल्ड वाटर एक तो आपको उसमें डालने के लिए मार्केट में मिल जाता है बॉटल्स में, लेकिन अगर आप रेनी वाटर भी उसमें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेन होती है वो भी तो वाटर एवोपरेट होकर क्लाउड्स में हमारा जाता है, फिर वो वापस ज़मीन पर आता है हमारा रेन की फॉर्म में, तो वो वाटर भी तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है, बिल्कुल प्योर वाटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टिल्ड वाटर। किस कैटेगरी में आएगा हमारा? ये आएगा हमारा प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। और जो हमारा कर्ड है, कर्ड क्या होता है? दही। किस कैटेगरी में आएगा बेटा? ये दही आएगा हमारा किस कैटेगरी में? मिक्सचर की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आएगा ये? मिक्सचर की कैटेगरी में। क्यों आएगा सर मिक्सचर की कैटेगरी में? मिक्सचर की कैटेगरी में इसलिए आएगा क्योंकि एक तो जब हम दही को जमाते हैं तो उसके लिए पहले जामन लगता है, नहीं लगता है, थोड़ा सा दही डालते हैं, फिर किस में डालते हैं? दही, दूध में डालते हैं। तो दो सब्सटेंसेस तो यही हो गए, और उसके बाद उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये सब सब्सटेंसेस होते हैं। तो इस वजह से किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? हमारा मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर हमारा आता है डायमंड। डायमंड सिर्फ कार्बन से बनता है। किससे बनता है? डायमंड सिर्फ कार्बन से बनता है। बेटा कार्बन के हमारे 3 एलोट्रॉप होते हैं। एक तो होता है हमारा डायमंड, दूसरा होता है हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा होता है हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस। जो आप जब आप 10th क्लास में पहुंच जाओगे तब वहाँ पे ये चीज़ें पढ़ोगे कि डायमंड के हमारे एलोट्रॉप होते हैं, मतलब एक ही चीज़ से जो डिफरेंट फॉर्म बन सकती हैं उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। तो हमारा डायमंड और ग्रेफाइट, और एक होता है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये सिर्फ कार्बन से बनते हैं, कार्बन के अलावा इनमें और कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे डायमंड जो हैं, डायमंड किस कैटेगरी में आ जाएगा? हमारा प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में। ऐसे ही हमारा ग्रेफाइट किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में, क्योंकि हमारा सिर्फ कार्बन से ये बन रहा है। अब ये आता है हमारा आइसक्रीम। आइसक्रीम बच्चों को बहुत पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप बताइए, इसको तो बता ही सकते हैं आप कि ये प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है? बताइए, सोच के बताइए। अच्छा, क्या 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 इसमें मिक्स होता है? मैं बता रहा हूँ, चलो मिक्सचर है, बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें मिक्स होते हैं। मिल्क मिक्स होता है इसमें, क्रीम, फैटी एसिड, फ्लेवर्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। तो किस कैटेगरी में आएगा बेटा आइसक्रीम हमारा? ये आएगा हमारा मिक्सचर की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आएगा? मिक्सचर की कैटेगरी में। कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल क्या होता है बेटा? मिट्टी का तेल जो होता है हमारा, कैरोसिन ऑयल बोलते हैं उसको। कैरोसिन ऑयल जो है हमारा, ये भी हमारा मिक्सचर होता है। और किसका मिक्सचर होता है? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का, मैनी ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या बना होता है हमारा? कैरोसिन ऑयल। तो क्या हो गया? ये हमारा मिक्सचर हो गया। उसके बाद हमारा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिफाइंड या सोयाबीन ऑयल कोई भी ले सकते हैं, वो भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है बेटा? बहुत सारे फैटी एसिड का। किसका मिक्सचर है? बहुत सारे फैटी एसिड का। उसके बाद है हमारा स्टील। स्टील क्या है? एक हमारा स्टील है हमारा अलॉय। अच्छा, अलॉय मैंने आपको नहीं पढ़ाया। अलॉय होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में। मैं आपको बता देता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर में ज़्यादातर देखो जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर क्या कौन कौन से होते हैं? या तो हमारे ट्रू सॉल्यूशन, जैसे कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, या फिर हमारे अलॉयज़, वो होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉयज़ मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल यूनिफॉर्मली कंबाइन होते हैं, उनको हम बोलते हैं अलॉयज़। जैसे कि हमारा स्टील हो गया, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, या फिर सोल्जर हो गया, ये भी हमारा क्या हो गए? अलॉय। तो स्टील हमारा किस किस से मिलके बना होता है? स्टील हमारा मिलके बना होता है आयरन से और कार्बन से। आयरन और कार्बन ये मेन सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इसमें क्रोमियम भी प्रेजेंट होता है, निकल भी प्रेजेंट होता है बहुत कम अमाउंट में। तो ये हमारा होता है अलॉय। और ये किस में आता है? हमारा मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? मिक्सचर की कैटेगरी में। बेटा स्टील कोई एलिमेंट या कंपाउंड नहीं होता है, ये होता है अलॉय। और अलॉय जितने भी होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कौन से मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद बात आती है रबर की। तो रॉ रबर हो
रॉ रबर मतलब नेचुरल रबर जो हमें नेचुरल तरीके से मिलती है, और वल्कनाइज रबर मतलब आर्टिफिशियल रबर जो कि मैन मेड होती है, जो हम बनाते हैं रबर। तो दोनों ही रबर मेरी मिक्सचर की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर होता है और इनकी मोनोमर यूनिट जो होती है वो होती है आइसोप्रीन। मोनोमर यूनिट मतलब जिससे जुड़ के ये बनी होती है। जैसे बिल्डिंग की मोनोमर यूनिट क्या होती है? ईंट। ईंट से जुड़ ब्रिक से जुड़ कर हमारी बिल्डिंग बनी होती है। इसी तरीके से रॉ रबर या वेल्कनाइज रबर की मोनोमर यूनिट होती है हमारी आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन यूनिट से जुड़ कर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं जो कि पॉलीमराइजेशन करके हमें रबर मिलती हैं। तो दोनों ही किस कैटेगरी में आती हैं? हमारी मिक्सचर की कैटेगरी में आती हैं। किस कैटेगरी में आती हैं? ये मिक्सचर की कैटेगरी में आती हैं। और क्या बचा हमारा? कोई बच गया क्या? हाँ, ये बचा हमारा सोल्जर वायर। सोल्जर वायर जो होता है हमारा, सोल्जर वायर भी हमारा एक अलॉय होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था स्टील एक अलॉय होता है। और ये किस किस से बना होता है? इसके मेन मटेरियल होते हैं हमारे लेड और टिन। कौन कौन से होते हैं? लेड और टिन। LEAD, लेड और टिन। लेड प्लस टिन से क्या बना होता है हमारा? सोल्जर वायर बना होता है। तो जब ये हमारा अलॉय हो गया, तो अलॉय क्या होता है? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में रखेंगे इसको? मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए कितना आसान था। बस आपको एक बार ये पढ़ना है, फिर आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठ जाएगा। बिल्कुल डेली लाइफ एग्जाम्पल से आपको आपके दिमाग में सेट कराया है मैंने, और इसको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में एक बारी में ये याद हो जाएगा। बस जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए और नोट्स बनाते रहिए। और अगर नोट्स ना भी बनाएंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होके वहाँ से नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मैं फैसिलिटी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो उसमें एडवांटेज रहते हैं हमारे। पहला एडवांटेज तो ये रहता है कि हमारा अगर हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो हमारा एक बार और रिवीजन हो जाता है, जिससे हमें साथ साथ याद हो जाता है वो। दूसरा एडवांटेज ये रहता है कि अपने हाथ के बने हुए नोट्स पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, एकदम से हम पढ़ पाते हैं उनको और बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से याद हो जाते हैं। दूसरे के हाथ के बने हुए नोट्स चाहे कितने ही बढ़िया हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा दिमाग हमें लगाना पड़ता है। हम अपने नोट्स अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और वो लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग मेमोरी में हमारे फीड हो जाते हैं। तो देखिए आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कीजिए। चाहे तो अपने नोट्स अपने आप तैयार कर सकते हैं, और अगर मेरे नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के A++ क्वालिटी के आपके नोट्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है आपकी। तो सेकंड लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। अब थर्ड लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन, बताएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बताएंगे टिंडल इफेक्ट बताएंगे क्या होता है, उसके बाद कंसंट्रेशन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बहुत सारे टॉपिक्स रह गए हैं। ये आपके 3-4 लेक्चर में बिल्कुल कवर हो जाएंगे टॉपिक। उसके बाद हम सेपरेशन टेक्निक पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका 5-6 लेक्चर का और रह गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप ऐसे ही समझ के चलेंगे। बहुत आशा करता हूँ आपको अब तक जो भी मैंने पढ़ाया सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये चैनल प्लीज़ पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।